ऑनलाइन कक्षा में तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए आज हम देवनागरी लिपि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिपि क्या होती है? भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था लिपि कहलाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मूल ध्वनियों के लिखित प्रतीक को वर्ण कहते हैं तथा ये जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का नामकरण। प्राचीन नागरी लिपि को ही देवनागरी नाम से अभिहित किया जाता है। देवनागरी लिपि के नामकरण को लेकर विविध मत प्रचलित हैं, उन्हें यहाँ संक्षेप में दिया जा रहा है। 1. गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने से यह नागरिक कही गई है। दूसरा है, मुख्यतः यह नगरों में प्रचलित थी अतः नागरिक कही गई है। तीसरा, देवनगर काशी में प्रचलित होने के कारण यह देवनागरी कही गई। चौथा, महायानी बौद्ध संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि की ही नागरी लिपि है। पांचवा, तांत्रिक चिन्ह देवनगर में विकसित होने के कारण यह देवनागरी कही गई। छठा है, नागरी लिपि के अधिकांश अक्षर मध्ययुगीन स्थापत्य कला की नागर शैली से मिलते जुलते थे अतः इसे लिपि को नागरी कहा गया है। अगला है, पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहते थे, उन्हीं के नाम पर देवनागरी कही गई है। अब इसकी उत्पत्ति है। भारतीय लिपि को ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से 3 कालों में विभक्त किया गया है। उनके अनुसार 1000 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में ब्राह्मी लिपि से अनेक आधुनिक प्रादेशिक लिपियों की उत्पत्ति हुई। प्राचीन नागरी लिपि के 2 रूप माने जाते हैं, पश्चिमी और पूर्वी। वर्तमान देवनागरी लिपि प्राचीन नागरी लिपि के पश्चिमी रूप से विकसित हुई। नागरी लिपि को नागरी और देवनागरी नामों से संबोधित किया जाता है। नागरी लिपि का समुचित विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम और भीमदेव द्वितीय तथा उदय वर्मन के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिंदी की बहुत समीप आ गई है। इसमें स्वरों और व्यंजनों की बनावट, वर्णों के ऊपर शिरोरेखा तथा मात्राओं के चिन्ह बहुत कुछ वर्तमान हिंदी के तुल्य है। इस प्रकार वर्तमान नागरी लिपि का प्रारंभ 1000 से 1200 ईस्वी तक मानना उचित है। बाद में आवश्यक संशोधन परिवर्तन होते रहे हैं। 18वीं शताब्दी की नागरिक लिपि प्राय वर्तमान नागरी के तुल्य पूर्ण विकसित हो गई है, केवल कुछ मात्राओं में अंतर पाया जाता है। वर्तमान स्वरूप। आधुनिक नागरी के अधिकांश लिपि प्रतीकों का विकास परंपरागत है और कुछ लिपि चिन्हों को उसने अन्य लिपि से लेकर अपनी उदारता एवं विकासशीलता का परिचय दिया है। संप्रति देवनागरी में 48 लिपि संकेत है जो स्वरों और व्यंजनों इन 2 मुख्य वर्गों में विभक्त है। व्यंजन ध्वनियों के 7 समूह हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य, अंतस्थ, ऊष्म। ये इनके आगे उनका कौन कौन से अक्षर व्यंजन इसमें है वो लिखे हुए हैं। देवनागरी अक्षरात्मक या अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। इसका स्वरूप वैज्ञानिक है और यह भारत की सर्वाधिक व्यापक एवं प्रचलित लिपि है। आज हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी भाषा एवं मध्य भारत, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश की बोलियों तथा मुंडा, संथाली आदि अनार्य भाषाओं के लिखित में प्रयुक्त हो रही है। भारतीय संविधान ने इसे राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी है। भविष्य में यह संपूर्ण भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त हो सकती है और तब इसका नाम भारतीय होगा। संप्रति यह संपूर्ण हिंदी प्रदेश में प्रयुक्त हो रही है, अतः हिंदी लिपि के रूप में इसकी प्रतिष्ठा हो रही है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। एक आदर्श लिपि में जो गुण होने चाहिए वे सभी गुण देवनागरी लिपि में है। इसे विश्व की श्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नागरी अंगों का विकास, प्राचीन और नवीन शैली। नागरी लिपि के समान वर्तमान नागरी अंगों का विकास भी ब्राह्मी अंकों से हुआ है। अंकों का विभाजन करते हुए ओझा जी ने लिखा है कि लिपियों की तरह प्राचीन और अर्वाचीन अंकों में भी अंतर है। यह अंतर केवल उसी आकृति में ही नहीं किंतु अंकों के लिखने की रीति में है। वर्तमान समय में जैसे 1 से 9 तक अंक और शून्य है और इन 10 चिन्हों से अंक विद्या का संपूर्ण व्यवहार चलता है, वैसा प्राचीन काल में नहीं था। उस समय शून्य का व्यवहार नहीं था और दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के लिए अलग अलग चिन्ह थे। अंकों की इस 2 प्रकार की शैलियों को विद्वानों ने प्राचीन शैली और नवीन शैली की संज्ञा दी है।
ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। किसी भी भाषा की ध्वनियों तथा उनको प्रकट करने वाले लिपि चिन्हों या वर्णों में जितना अधिक सामंजस्य होगा वह लिपि उतनी ही अधिक उत्कृष्ट मानी जाएगी। देवनागरी में ये विशेषता पूर्ण रूप से मिलती है। इसमें उच्चारण के अनुसार ही वर्ण निश्चित किए गए हैं, अतः जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत, एक ध्वनि के लिए अनेक संकेत तथा एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति भी लिपि का बहुत बड़ा दोष है। रोमन और अरबी आदि लिपियों में यही दोष है। रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के लिए अनेक संकेत है, जैसे के सी, क्यू, सी आर आई। इसी प्रकार से एक ही संकेत के यू कहीं ए अब उच्चारित होता है तो कहीं ऊ। देवनागरी ये दोष सर्वथा मुक्त है। समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति। उत्कृष्ट लिपि में यह गुण होता है वह किसी भाषा की समग्र ध्वनियों को लिपि संकेतों द्वारा अभिव्यक्त कर सकती है। देवनागरी में यह गुण भी सर्वाधिक है। रोमन आदि लिपियों में ठ तथा ण आदि वर्णों को ध्वनि में नहीं लिखा जाता। असंदिग्धता। उत्कृष्ट लिपि में एक ध्वनि संकेत में दूसरी ध्वनि का संकेत नहीं होना चाहिए। अन्य लिपियों की अपेक्षा देवनागरी इस कसौटी पर भी खरी उतरती है। रोमन में यू को ऊ पढ़े या ए को इस प्रकार की भ्रांतियां प्राय होती रहती है। अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन। इसमें ध्वनि प्रतीकों अथवा अक्षरों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया है। सर्वप्रथम ध्वनि, प्रतीक, स्वर और व्यंजन इन दो विभागों में विभक्त हैं। व्यंजनों के कंठे आदि 7 समूह हैं। 3 संयुक्त व्यंजन है, छत्र, ग तथा ढ़, ढ आदि कुछ अन्य आवश्यक व्यंजन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग। इसमें केवल उच्चरित ध्वनि अंकित की जाती, अनुच्चरित ध्वनियों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। जबकि अंग्रेजी में अनुच्चरित ध्वनियों का भी अंकन होता है, जैसे वॉक में अनुच्चरित ध्वनि ल का अंकन मिलता है। उचित लिपि चिन्ह। स्पर्श व्यंजन ध्वनियों में प्रत्येक अघोष के लिए पृथक सघोष ध्वनि चिन्ह और अल्प प्राण के लिए पृथक महाप्राण ध्वनि चिन्ह भी है, जैसे क अल्प प्राण के लिए ख महाप्राण ध्वनि चिन्ह आदि। जबकि रोमन में महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग लिपि चिन्हों का अभाव है। अल्प प्राण ध्वनियों में एच जोड़कर महाप्राण ध्वनियाँ बना ली जाती है, जैसे के अल्प प्राण में एच जोड़कर महाप्राण ख का निर्माण किया जाता है। संयुक्त वर्ण। देवनागरी में संयुक्त वर्णों का भी स्पष्ट उच्चारण किया जा सकता है। अंग्रेजी आदि भाषाओं में संयुक्त वर्ण होते हुए भी उनका वैसा उच्चारण नहीं होता। मात्रा प्रयोग की सुविधा। इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। मात्राओं के कारण उच्चारण में भ्रम का स्थान नहीं रह जाता है। लेखन में कलात्मकता। इसके अक्षर अत्यंत कलात्मक, सुंदर, सुगठित है। लिखने में अपेक्षाकृत स्थान कम घेरते हैं। गत्यात्मक लिपि। यह अत्यंत व्यवहारी एवं गत्यात्मक लिपि है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसमें ध्वनि चिन्हों और विराम चिन्हों को समाविष्ट किया गया है। देवनागरी लिपि के दोष। उसकी अनेक विशेषता होते हुए भी देवनागरी लिपि में कुछ त्रुटियां और कमियां भी दिखाई देती है, जो इस प्रकार हैं। इसमें वर्ण द्वैत की प्रवृत्ति है, अर्थात एक रूपता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें कुछ लिपि चिन्ह भ्रामक, जैसे खाना और अरण्य को लें, इसमें ब्रह्मवश खाना और अर्राय भी पढ़ा जा सकता है। इसके कतिपय संयुक्त अक्षर स्वतंत्र व्यंजन जैसे हो गए हैं, जैसे छ, त्र, ग। सामान्य व्यक्ति ने भी अक्षर समझता है। इनके संयुक्त रूप क्रम में क्व, त्र, ज है। अन्य संयुक्त व्यंजनों के लेखन में भी असमानताएं पाई जाती है, जैसे गुप्त, अम्ब, भ्रम, क्रम। इसकी कुछ मात्राएं ऊपर, कुछ नीचे, कुछ दाएं, कुछ बाएं लगती है, अतः इसकी मात्रा विधान जटिल है और अक्षरों की संख्या भी अधिक है। अतः शीघ्र लेखन, मुद्रण, टंकन आदि में विशेष कठिनाइयाँ दिखाई देती है। शिरोरेखा का विधान भी अनुपयुक्त है और कभी कभी बड़ी गड़बड़ी उपस्थित होती है। शिरों को हटा देने पर भी उक्त अक्षरों से बने शब्दों में वही गड़बड़ी उपस्थित हो सकती है, जैसे शिरोरेखा विहीन म, भ, ध में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और इस स्थिति में मरा को भरा और भरा को मरा
धोखा को धोखा और धोखा को खोखा आगे पढ़ा जा सकता है। रेफ का विधान बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न करता है। जब देवनागरी वर्णमाला का तटस्थ है, यह कई रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे राम, क्रम, धर्म और राष्ट्र शब्द को ले तो इनसे रे का प्रयोग 4 रूपों में हुआ है। यह अक्षरात्मक लिपि है, अतः इसका ध्वनि शास्त्रीय अध्ययन सर्वथा दुष्कर है, क्योंकि इसमें ध्वनियों का पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता। जैसे मर्म, इसमें 3 ध्वनियाँ लिखी गई है, जबकि इसमें 5 ध्वनियाँ हैं। इसमें द्रविड़ लिपि की भांति ए, ओ के हस्व रूप एवं श, र, न मराठी की भांति च, ज और कश्मीरी की भांति पतस्य च, ज, थ ध्वनियाँ नहीं है। अतः अखिल भारतीय लिपि के गुण धर्म का भी अभाव है। अतः इसमें आज की आवश्यकता के अनुरूप सुधार की अपेक्षा है। यह लिपि एक मुद्र और पंक्ति मुद्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लिपि टाइपराइटर के उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजी के कुल 26 वर्ण हैं, जबकि देवनागरी लिपि में शुद्ध वर्णों की संख्या 45 है। देवनागरी लिपि मुद्रण कला की दृष्टि से भी सुविधाजनक नहीं है। प्रेस में इसके लिए 120 से लेकर 700 तक के वर्ण की आवश्यकता होती है। इस तरह से देवनागरी लिपि की ये विशेषताएं हैं जो हम सब इसमें पढ़ के, देख के, समझकर उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।